हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टॉपिक को कवर करेंगे। फिर एक स्कीम सामने आई है गुड समरितन को लेकर। तो गुड समरितन कौन होते हैं, ये स्कीम के अंदर क्या चीजें हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स कौन होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है ये। पिछले एक साल में कुछ नहीं तो 10 से 15 बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका है, और जो भी रिपीटेड टॉपिक होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरपोल का भी टॉपिक ऐसे ही है, रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मॉस्क्यूरिक्स, ये पहली एंटी मलेरिया वैक्सीन जो है जिसे डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिला है, राइट। डब्ल्यूएचओ प्रमोट कर रही है, डब्ल्यूएचओ का सपोर्ट है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो इसे अफ्रीका के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में क्या डिफरेंस होते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया के एक न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के, राइट। कोल क्राइसिस इंडिया के अंदर जो आज की डेट में आ रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है, तो एक शानदार आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी जो है वो कई बार रिपीट हो चुका है। तो आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में हालांकि आप लोग जानते ही हैं, राइट। अभी कुछ दिन पहले भी, मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ वो हमने इस टॉपिक को अभी 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 जस्ट कुछ समय पहले भी कवर किया है। और 2021 के नोबेल प्राइज की बात करेंगे जो केमिस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है, वो किसको मिला है और किस पर्पस के लिए मिला है, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड के अंदर ये नेशनल पार्क है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसी नेशनल पार्क पर हम लोग को देखने को मिलता है कि पाटली दून घाटी है, पाटली दून घाटी, राइट। तो पाटली दून, दून नाम से आप हालांकि समझ ही जाएंगे उत्तराखंड, बट फिर भी पाटली दून घाटी कहां पर है, यहीं पर ही इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास हम लोग को देखने को मिलती है। ये पार्क जो है वो घिरा हुआ है इस घाटी से, और ये घाटी जो है वो बनाई है रामगंगा नदी के द्वारा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रामगंगा नदी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में इसी चीज के लिए आया है। अभी एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने प्रपोजल रखा, और मैंने आपको बोला कि प्रपोजल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, एग्जाम में प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने प्रपोजल रखा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाए इस नदी के नाम पर, राइट। तो इसलिए ये नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए, क्योंकि आपसे ये प्रपोजल ना पूछे भले ही, बट ये नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगी, ये नदी कहां पर है, तो उत्तराखंड थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये नेशनल पार्क को 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, बहुत पुराना नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, राइट। 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और ये उस समय हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। फिर बाद में जाकर इसका नाम जो है वो चेंज करके जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया। जिम कॉर्बेट वो व्यक्ति था जिसने इस पर्टिकुलर पार्क की स्थापना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव हमने शुरू किया टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हालांकि ये जो नेशनल पार्क है इसे बनाया भी इसलिए गया था कि जो बंगाल टाइगर है, इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1936 में। तो सेम वैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव जब लाया गया टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए 1973 में, तो ये पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला एरिया था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के तहत जो है वो रखा गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में वो इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताया, इससे बाहर का नहीं आएगा। अब पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं। अब गाइस डिस्कस करेंगे गुड समरितन को लेकर एक स्कीम के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एक स्कीम गुड समरितन को लेकर, 15 अक्टूबर से ये इंप्लीमेंट होगी। अब सवाल उठता है गुड समरितन जो है वो कौन होते हैं। तो जब भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो रोड एक्सीडेंट के दौरान जो गोल्डन आवर होता है, यानी कि वो पीरियड जिस पीरियड में तुरंत उस व्यक्ति को, जो इंजर्ड व्यक्ति होता है उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है, तुरंत मेडिकल सर्विसेज उस तक पहुंचनी चाहिए, तो वो जो ड्यूरेशन है, तो इस ड्यूरेशन को पीक आवर को गोल्डन आवर जो है वो कहा जाता है। और इसी समय पर अगर कोई व्यक्ति बहुत तेजी से उस विक्टिम को उठाकर हॉस्पिटलाइज करवा देता है, यानी कि हॉस्पिटल में जो है वो ले जाता है, उसकी तुरंत मदद कर देता है, तो वो गुड समरितन जो है वो कहलाता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग गुड समरितन ही होंगे, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, राइट। ब्यूरोक्रेसी की तैयारी आप जनता के लिए ही कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है। और एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली है, ये एग्जाम जो है वो सिर्फ आपको ऑफिशियली आईएएस आईपीएस बनाएगा, ऑफिशियली। बात को ध्यान समझना, ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है और इसलिए उनका एग्जाम नहीं निकलता है। ये जो एग्जाम है ये आपको ऑफिशियली बस उस लिस्ट में आपका नाम ले आएगा आईएएस और आईपीएस का, राइट। यानी कि ऑफिशियली आपके नाम के आगे आईएएस और आईपीएस लग जाएगा, बट
ये उन्हीं के नाम के आगे लगेगा जिनमें ये आईएएस और आईपीएस बनने की क्वालिटी है। ये एग्जाम लोगों को लगता है कि सिर्फ बुक पढ़ लिया और हो गया, बुक पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया, ऐसा ये एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम में आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा। अगर आपके पास ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी है तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, अगर नहीं है तो डेवलप करके क्रैक कर जाओगे, बट डेवलप करना पड़ेगा। तो वो पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको उस लायक मतलब उस तरीके का जो है वो सोचना होगा जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर सोचते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, राइट। और लोगों में नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोग इस एग्जाम की तैयारी लाखों लोग करते हैं, बनते कौन है? कुछ चंद हंड्रेड्स में, कुछ हंड्रेड्स में ही लोग जो है, लाखों में से हंड्रेड्स में ही लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट सभी के पास नहीं होता। कॉमन मैन का माइंडसेट जो है वो अलग होता है, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर का, ब्यूरोक्रेट्स का माइंडसेट अलग होता है। तो आपको अपने माइंडसेट को ब्यूरोक्रेसी के तौर पर जो है वो बनाना है, ब्यूरोक्रेसी टाइप का, राइट। और वही जो जब वो माइंडसेट एक बार बन जाएगा तो वही चीज आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट होगा, और वही चीज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट में आपके रिफ्लेक्ट होगा। और जो लोग सोचते हैं ना कि उनका माइंडसेट नहीं है ऐसा, बट फिर भी प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, फेक बनने की कोशिश करते हैं, अरे आपका इंटरव्यू वो लोग ले रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं, इतने सालों तक इस सर्विस में रह चुके हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल चुके हैं, तो वो आपको इंटरव्यू लेंगे, राइट। तो उनको आप बेवकूफ बना ही नहीं सकते। आपके एक सेंटेंस या आपके एक आंसर में उनको तुरंत जो है वो पता लग जाएगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, या आप फेक पर्सन हो या जो आप सोचते हो वैसे हो, राइट। तो उसके लिए आपको बनना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है, अभी अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आज से ही ठान लो कि आप आईएएस हो, और फिर तैयारी करो। और उससे फायदा क्या होगा? उससे यह होगा कि आपकी आंसर राइटिंग में उस तरीके की चीज चलेगी जिस तरीके से एक आईएएस सोचते हैं, एक आईपीएस सोचते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ऑफिसर्स, उनको कॉमन मैन नहीं चाहिए। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन कॉमन मैन एंड ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की सोच जो होती है वो अलग होती है, राइट। जैसे मैंने अभी इस पर्टिकुलर चीज में कहा कि गुड समरितन, आप सभी लोग गुड समरितन होंगे। यहां पर लोग सोचते हैं कि मैं पहले इस एग्जाम की तैयारी कर, मतलब एग्जाम को क्रैक करूं और उसके बाद फिर जनता को वो करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, राइट। तो ये लोग जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, राइट। फिर ऐसे में उनका एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपका वो माइंडसेट है जनता की सेवा करने वाला, राइट, अगर आपका माइंडसेट है कुछ डेवलपमेंट करवाने वाला कि हमारी कंट्री में ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको आईएएस आईपीएस बनने की जरूरत नहीं है। अभी से आप ये सब चीजें कर सकते हो। आप अगर रोड से निकल रहे हो, चल रहे हो और आपने देखा कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तो आपका कर्तव्य है तुरंत 108 नंबर पर डायल करना, इमरजेंसी सर्विस को तुरंत जो है वो कांटेक्ट करना। आपको लग रहा है कहीं पर आग लग गई, देखा आपने तुरंत, और आपको वेट नहीं करना है दूसरे के लिए, ये सोचना भी नहीं, क्योंकि कॉमन मैन ये सोचता है कि अरे यार अभी तक तो इतना समय हो गया, अभी तक तो किसी ना किसी ने तो लगा लिया होगा, और यही सोच के कारण लोगों की मौत हो जाती है, राइट। तो वो नहीं करना है आपको, आपको अपना कर्तव्य करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करो, बट एटलीस्ट इमरजेंसी सर्विस को, अथॉरिटीज को वो कर दो। आप, आपकी ड्यूटी यही है कि उनको अलर्ट कर दो, बस दैट्स इट। और जहां आपने अपनी ड्यूटी करी वहां पर आपने अपना काम कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के थोड़ा ना आप सड़कों पे घूमते रहोगे यार, आप तो ऑर्डर दोगे ना, आप तो ऑर्डर दोगे अथॉरिटीज को, चलिए वहां पर जाइए, उसको अरेस्ट करके लेकर आइए, या फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इस तरीके से कंट्रोल करिए चीजों को। आईपीएस बनने के बाद यही सब काम होंगे आपके, ऑर्डर देने के, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला? आपको आईएएस आईपीएस की तरह ही ऑपरेट करना है, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना है, राइट। आप चल रहे हो, चलते हो, आपने देखा रहे ऐसी स्थिति होगी, तुरंत कांटेक्ट कर लो अथॉरिटीज को, राइट। तो उसके लिए आपको अलग से आईएएस आईपीएस नहीं बनना, बट वो माइंडसेट आपका जब ये बन जाएगा तब ऑटोमेटिकली आप चीजों को डेवलपमेंट के लिए जो है वो सोचने लगोगे, मदद करने के लिए सोचते रहोगे। और दूसरी बात, ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, सड़क छाप जैसी हरकतें मत करो। मेरे पास आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात करता हूं, और कई बार गुस्सा भी हो जाता हूं बहुत बुरी तरह से। मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें तो नहीं चाहिए गाड़ी घोड़े, हमें तो नहीं चाहिए किसी प्रकार की फैसिलिटी, ना बंगला चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें तो सिर्फ जनता की सेवा करनी है। मैं बोलता हूँ मूर्खों, इडियटों, एक नंबर की इडियट, ऐसी बातें कभी कर मत देना किसी से भी। और जो ये तुम मुझे बोल रहे हो, तुम खुद रात में लेट कर या फिर अपने रूम के अंदर खुद ख्याली पुलाव पकाते हो कि मुझे तो गाड़ी मिलेगी, बंदूक वाले ऑफिसर्स जो है वो मेरे आसपास, यानी कि बॉडीगार्ड्स मेरे आसपास रहेंगे, राइट। तो ये वही लोग हैं जो ऐसी बातें जो करते हैं, तो सबसे ज्यादा इन्हीं को चाहिए होती है फैसिलिटी, जो ऐसी फालतू की बकवासें करते हैं। एंड ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसी फालतू की बातें नहीं करना है, राइट। कभी राजा को सड़कों में चलते हुए नहीं देखा है आपने, राइट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है वो, और राजा को मिलती है फैसिलिटी। अगर आप बोल दोगे कि फैसिलिटी मुझे नहीं चाहिए, तो वो अथॉरिटी फिर कहां हो पाएगी? अथॉरिटी का मतलब समझ रहे हो? बंगलो क्यों दिया जाता है? अथॉरिटी, कि भाई ये पावरफुल व्यक्ति है, और अगर वही सड़कों में घूमता रहेगा कॉमन मैन की तरह, राइट,
सड़कों में घूमता रहेगा, तो क्या उसकी इज्जत, कौन इज्जत करेगा उसकी? कोई नहीं करेगा, राइट? तो इस समाज में इज्जत अगर पानी है तो अपने लेवल को उठाओ, और ऑफिसर लाइक ब्यूरोक्रेट्स की थिंकिंग रखो आप। ये सबसे घटिया थिंकिंग है कि मुझे लोगों के लिए करना, दैट इज गुड, आपको लोगों के लिए करना है, बट आप ये बोल रहे हो कि मुझे सरकार कुछ ना दे तो भी मैं करने के लिए रेडी हूं, मुझे तो सैलरी, मुझे लोगों ने बोला है कि सर मुझे तो सैलरी तक नहीं चाहिए सर, मैं तो सैलरी तक नहीं चाहता, मैं तो अपनी सैलरी भी जो है वो लोगों में लगा दूंगा। क्यों बेवकूफ जैसी बातें करते हो, राइट? ऐसी बातें नहीं करनी आप लोगों को। आप लोग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, उस माइंडसेट की तैयारी कर रहे हो, ये सब बातें आपके लिए नहीं है। और रही बात ब्यूरोक्रेट, कभी ये सब चीजें नहीं सोचता। ब्यूरोक्रेट तो ये सोचता है जितना मिला उतना कम है और चाहिए, राइट? अगर बंगलो मिला है तो उससे बड़ा हमें चाहिए, और बड़ी हवेली भी, हवेली चाहिए, 100 एकड़ में पूरी जमीन जो है वो चाहिए, उस जमीन पर हमें हमारा वो होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए। तो वो माइंडसेट रखो यार, राजा बनने वाला माइंडसेट रखो, कभी छोटी सोच पे मत रखो। पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या सड़कों में घूमते थे क्या? नहीं घूमते थे, राइट? और अगर वो घूमते भी थे, जब उसके लिए देखने आते थे तो उनका हाथी से आते थे, अपनी उससे आते थे, पूरे रथ से आते थे, राइट? बॉडीगार्ड आसपास उनके, राइट? तो ये बेवकूफी वाली बातें मत करो, क्योंकि वो ऑफिसर बनने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाले हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है वो। और राजा अगर साइकिल से चलेगा तो क्या मतलब फिर? तो अथॉरिटी, पावर, और कभी भी लाइफ में जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर ही उसकी इज्जत की जाए, तो ये सही रहता है। इज्जत का मतलब मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्टफुल, जैसे वो एक चीज होती है रिस्पेक्टफुल, कि आपको सबसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से यही उम्मीद की जाती है कि उनके पास कोई आए तो वो सबसे एक विनम्र तरीके से अच्छे से जो है वो बात करें जनता से, तो ये उम्मीद की जाती है। जैसे आप हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाओगे तो आप तो यही उम्मीद करोगे ना कि सामने वाले व्यक्ति मुझसे प्यार से बात करे, अच्छे से मेरी प्रॉब्लम्स को जो है वो सुने, तो ऐसे व्यक्ति बनो। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि सबके सामने झुकने लगो, कि अरे यार पांव छूने लगो सबके, राइट? सबको, जैसे कोई आए तो एकदम खड़े हो जाओ, राइट? बिठा दो उसको, ये गलती मत करना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या राजा कभी भी जो है वो किसी के सामने खड़ा नहीं होता है, तो आपको अपने लेवल को ले रखते हुए चलना है, राइट? मेंटेन करते हुए चलना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी, क्या होता है गाइस, लोग जो है ना अपनी इज्जत खुद गवाते हैं, फिर बाद में रोते हैं हमारी तो कोई इज्जत नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता कि तुमने ऐसा करने नहीं दिया, राइट? जो जैसा है उसको वैसा ट्रीट करो, राइट? जो, और दूसरी बात, इंटरेस्ट, अगर वो आपके इंटरेस्ट के लिए है तो उसको अच्छे से ट्रीट करो, उसको चढ़ा दो सर पे, राइट? बट अगर वो आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं है, किसी मतलब का नहीं है, वो आपके काम का नहीं है, तो उसको जो है वो इतना चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको अगर आप किसी को इतना चढ़ा दोगे जो आपके काम का नहीं है, वो कल को आपको ही गाली बकेगा और फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा होना हो, आपने अपनी लाइफ में अभी तक तो फेस किया होगा कि आपने कई बार कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको बहुत ज्यादा आपने सर पे चढ़ा दिया, उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रख दिया, वो ही आपकी जो है वो बैंड बजा देते हैं, राइट? जिनको ज्यादा प्रायोरिटी दो ना, फिर वो उसके बाद वो ग्रांटेड लेने लगते हैं, इज्जत नहीं करते। तो ऑफिसर की क्वालिटी यही होती है कि ज्यादा किसी को प्रायोरिटी नहीं देना, किसी से बात कर ली हंस के 2 मिनट हो गया, राइट? फिर अपने काम से काम पे मतलब रखो, अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखो। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऑल अबाउट एटीट्यूड, राइट? तो इस चीज पर मैं अक्सर बताता रहता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, पढ़ने वाली जो चीजें, वो कोई भी पढ़ लेगा यार, न्यूज़पेपर सबके पास आता है, राइट? ये सब चीजें जो है वो अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। बट मेरा काम है कि इस एग्जाम को कैसे आप हासिल कर पाओ, कैसे अचीव कर पाओ, वो चीज आपको सिखाना, वो चीज आपके अंदर डेवलप करना, किसी टॉपिक के अंदर किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होनी चाहिए कि जिससे कि इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, तो वो चीज आपको बताना, राइट? तो कभी भी ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, यू आर एन ऑफिसर, आने वाले समय के ऑफिसर हो, तो ऑफिसर की तरह बिहेव करो, ट्रीट करो, एटीट्यूड ऑफिसर की तरह रखो, राइट? ये कॉमन मैन की तरह एटीट्यूड रखने की जरूरत नहीं है, हर बात पे किसी को भी ज्यादा एकदम ज्यादा मान देने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी वैल्यू है, जैसे कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, स्टार्टिंग में तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट जो है वैसी नहीं मिलेगी, राइट? बट पहले जैसे आप स्टार्ट करते हैं, आप एसडीएम की पोस्ट पे जाएंगे तो एसडीएम से ऊपर डीएम हम लोग को देखने को मिलता है, तो आपका जब डीएम आएगा तो आपको उसको खड़े होना है। वैसे ही आप जब उस पर आईपीएस के थ्रू जब रिक्रूट होंगे तो मेरे ख्याल से एएसपी डीएसपी की पोस्ट जो है वो मिलती है, स्टार्टिंग इसी से होगी। तो आप जब एएसपी डीएसपी की पोस्ट पे होगे तो आपका जो एसपी होगा या आईजी होगा, डीआईजी होगा, तो जैसे ही वो एंटर करेंगे तो आप खड़े होंगे ना, तो आप क्या कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज के सामने खड़े हो रहे हैं, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आया, राइट, जैसे कि रिक्शा वाला आ गया, आप उसके सामने खड़े हो गए, राइट? उसको एकदम अरे आओ आओ, अरे बैठो बैठो, क्या होगा, वो सर पे चढ़ जाएगा, फिर वो सर पे आपको नाचेगा, राइट? अभी तक स्टार्टिंग में आपको सर सर बोलेगा, फिर आपको नाम से पुकारेगा कि अबे इधर आ, तो कितना बुरा लगेगा आपको,
राइट। तो सामने वाले को उतना ही रखो जितनी उसकी लिमिट है, और ये फ्रेंड सर्कल में भी सेम ऐसे ही रखना है आपको। फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा किसी को झुमाने की जरूरत नहीं है, उतनी रखो जितना वो है, जितने के वो लायक है सामने वाला व्यक्ति, राइट। किसी को सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक रूल होता है, ब्यूरोक्रेसी किसी को सर पे नहीं चढ़ाती है, सबको अपनी औकात पे रखती है वो, राइट, कि जिसकी जितनी है उतने पर ही वो रहेगा, राइट। तो ऐसे बनो आप लोग। चलो एनीवेज आगे की बात करें तो ये जो स्कीम है गुड समरितन की स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो गुड समरितन आप समझ ही गए हो कि क्या होते हैं। तो इनको 5,000 रुपए दिया जाएगा, मतलब सरकार आज की डेट में इंकरेज कर रही है कि रोड एक्सीडेंट्स के कारण होने वाली मौतें जो है वो रिड्यूस हो जाए, राइट। तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। हर एक गुड समरितन को जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जाएगा और 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और मैक्सिमम एक साल में 5 बार जो है वो एक व्यक्ति को दिया जा सकता है ये अवार्ड, यानी कि 5,000 का रिवॉर्ड। और साथ ही साथ 10 नेशनल लेवल के अवार्ड भी हर साल दिए जाएंगे, यानी कि जो भी लोग जिनको ऑलरेडी पहले अवार्ड मिल चुका है, इनमें से जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस इनका होगा, राइट, तो उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा और उनको 1,00,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो टारगेट कर रही है कि गुड समरितन, यानी कि लोग बाग जो है वो गुड समरितन बने, एटलीस्ट रिवॉर्ड के कारण ही बने, राइट। क्योंकि एथिक्स वेथिक्स तो अब काम कर नहीं रही है, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी बची का है। तो सोच रही है सरकार भी कि चलो पैसा भेजो यार, पैसा दो और उनको अट्रैक्ट करो, राइट, कि चलो यार पैसे के थ्रू ही आप आ जाओ, है ना। तो वो वाली चीज है कि आपको पैसा देंगे बट आप जो है वो मदद करो सामने वाले व्यक्ति की। तो एटलीस्ट इस पैसे से ही अट्रैक्ट होकर सामने वाले जो आसपास के जो लोग हैं वो मदद कर लें, राइट, विक्टिम्स की। ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसमें एक और चीज भी है, जैसे कि कई बार ग्रुप हमें देखने को मिलता है, जैसे काफी सारे लोग हैं, एक्सीडेंट हुआ, बस का एक्सीडेंट हो गया, ग्रुप आया, ग्रुप ने आकर जो है वो उसकी मदद करी, सब लोगों की मदद करी। तो इसमें ये चीज कही गई है कि एक जान बचाने के लिए आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपीज दिया जाएगा। और अगर आप एक एक जान को 4 लोग जो है वो बचाने आ रहे हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम 5,000 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के बारे में। तो टोटल बताया जा रहा है कि 836 ट्रूप्स जो हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन पर सर्व कर रहे हैं साउथ सुडान के अंदर, और इन्हें यूनाइटेड नेशन मेडल मिला है अपनी सर्विसेज के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि दुनिया की जो यंगेस्ट कंट्री है साउथ सुडान, वहां पर पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे, राइट। तो ये चीजें सिंपल सी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सिविलियन, पुलिस, मिलिट्री पर्सनल 73 कंट्रीज की वो भी यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान के अंदर सर्व कर रही हैं, और ये प्रोटेक्ट कर रही हैं सिविलियंस को, उन तक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा रही है, यानी कि सहायता प्रोवाइड करा रही हैं, राइट। यानी कि खाने पीने का कहीं पर शॉर्टेज है तो वो प्रोवाइड किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है कि पीस एग्रीमेंट जो है वो रिविटलाइज हो, मतलब कि जो पुनर्जीवित जो है वो किया जा सके, राइट। मॉनिटर करती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं ह्यूमन राइट्स को, ये सिविलियन, पुलिस और मिलिट्री पर्सनल 73 कंट्रीज की। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो पीस कीपिंग है क्या गाइस, और इसका क्या सिग्निफिकेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एक जॉइंट एफर्ट हम लोग को देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के बीच में, राइट, जॉइंट एफर्ट है ये। और हर एक पीस कीपिंग मिशन जो है उसे ऑथोराइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ऑथराइज करती है, अलाउ करती है कि कहीं पर पीस कीपिंग मिशन होना है या नहीं होना है। और अब देखो मिशन होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें लगेगा पैसा, राइट, अमाउंट जो है वो उसमें देना पड़ेगा, राइट, मिशन के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है। तो ये अमाउंट जो है या फिर ये फंडिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है। देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स की, राइट। और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग हर एक मेंबर स्टेट जो है यूनाइटेड नेशन का वो लीगली ऑब्लिगेटेड है, मतलब कि लीगली बाइंडिंग होता है ये शेयर उसको देना है, यानी कि जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्री है उसे अपना शेयर जो है, राइट, वो देना पड़ेगा, राइट, इस पीस कीपिंग मिशन के लिए। जो भी उनका शेयर जो है वो बैठता है उनका, मतलब उसमें उसको कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि कंट्री की जीडीपी कितनी है, उसका ट्रेड कितना है, राइट, बहुत सारी चीजें देखने के बाद जो है वो उसका शेयर जो है वो डिसाइड किया जाता है। और शेयर जब एक होता है एक कंट्री का तो उसको जो है वो अपना शेयर जो है वो देना होता है, ये मैंडेटरी होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, राइट। और इसके अलावा वो भी होता है, यानी कि वॉलंटरी फंडिंग भी जो है वो मिलती है, जैसे अलग अलग कंट्रीज जो है वो फंड कर देती हैं, कोई कंपनी फंड कर देती है, एनजीओ फंड कर देती है, राइट। तो ऐसी इसके पास वॉलंटरी फंडिंग भी आती है। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो है गाइज, इन्हें ब्लू बैरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है इन पीस कीपर्स को, राइट, क्योंकि ये इस प्रकार से ब्लू कलर का हेलमेट जो है वो पहने रहते हैं, या इनकी टोपी जो होती है इस प्रकार की ब्लू कलर की हम लोग को देखने को मिलती है। तो उस चीज के लिए जो है वो इन्हें ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट जो है वो
कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लाइट ब्लू कलर के बैरेट्स या फिर हेलमेट जो है ये पहनते हैं, और इसमें सोल्जर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिविलियन पर्सनल इसमें किसके अंदर शामिल होते हैं, राइट। और साथ ही साथ अब क्या, जैसे कि फंडिंग की बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो फंडिंग जो है वो हर एक मेंबर स्टेट को देना मैंडेटरी होता है। तो वैसे ही क्या पीस कीपर को, यानी कि हर एक मेंबर कंट्री की तरफ से ये जो मिलिट्री पर्सन वगैरह जो है, ये क्या हर एक मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन की कंट्रीब्यूट करती है क्या? उसके लिए क्या मैंडेटरी होता है कि पीस कीपर्स को जो है वो कंट्रीब्यूट करना है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए? तो नहीं होता है, वो वॉलंटरी होता है कि अगर एक कंट्री जो है वो अपने ऑफिशियल्स वगैरह जो है वो देना चाहिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए, तो वो अपॉइंट करवा सकती है। और इंडिया से सबसे ज्यादा ऑफिसर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है। इवन P5 कंट्रीज जो है, उन कंट्रीज के अंदर जितने ऑफिसर्स नहीं है, यानी कि सभी को भी अगर मिला तो उससे ज्यादा हमारी कंट्री के ऑफिसर जो है वो सर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर, राइट। सिविलियन स्टाफ जो पीस कीपिंग और ऑपरेशंस का हम लोग को देखने को मिलता है, ये इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थ्रू जो लोग रिक्रूट होते हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह जो लोग होते हैं, तो वो भी इस मिशन के अंदर जो है वो जाते हैं, राइट। वो सिविलियन स्टाफ के तौर पर पीस ऑपरेशन के लिए, और इन्हें रिक्रूट और डिप्लॉय करती है यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटेरिएट। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो कंसेंट ऑफ पार्टी, पार्टियों की सहमति, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट, राइट। यानी कि आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग ना करना। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 इसके यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एक यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, जिसमें हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटेरिएट, ट्रूप्स, पुलिस कंट्रीब्यूटर्स, राइट, और गवर्नमेंट जो होस्ट करती हैं, तो वो सब जो है वो साथ में आती हैं, और साथ में मिलकर इनका टारगेट होता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, बरकरार रखना। क्योंकि पीस कीपिंग मिशन है, पीस के लिए, शांति बरकरार करने के लिए मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, तो उसमें मौजूद जो भी मैंडेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पीस कीपिंग मिशन ऑपरेट होता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन इसके हम लोग को देखने को मिलते चलते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये था पूरा वो टॉपिक जिसका एक आइडिया रखिएगा। अब बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन कैंपेन टू अप्रेज पीपल ऑफ मेजर साइबर थ्रेट टू हेल्प देम प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स। तो आज की डेट में साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, साइबर थ्रेट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इसको रोकने के लिए कैंपेन जो है वो जारी किया है इंटरपोल ने। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन कैंपेन, एक तो ऑनलाइन कैंपेन है ये, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है। 3 हफ्तों का कैंपेन है, 4 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में ये चल रहा है, और सोशल मीडिया पर ये कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है इंटरपोल के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या इस कैंपेन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट उससे पहले इंटरपोल का फुल फॉर्म जरा बताओ मुझे, किसी को पता है तो क्या है इसका इंटरपोल का फुल फॉर्म? और अगर हमें इंटरपोल के साथ कनेक्ट करना है तो हमारी कौन सी एजेंसी है, हमारी कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि इंटरपोल के साथ कनेक्ट करती है, बात करती है, यानी कि किस एजेंसी को ऑथराइजेशन है इंटरपोल के साथ जो है वो कनेक्ट करने की? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर लक्ष्मीकांत पॉलिटी को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर जो है वो आपको मिल गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? तो विद साइबर थ्रेट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, तो आज की डेट में काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, काफी कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड हम लोग को साइबर थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। इन एडिशन टू इंक्रीज लेवल ऑफ रिमोट वर्क एंड डिपेंडेंस ऑन डिजिटल डिवाइस, और आज की डेट में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये खतरा जो है, थ्रेट जो है, ये भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये कैंपेन फोकस कर रही है रैंसमवेयर के ऊपर, जो आज की डेट में हम लोग मालवेयर देख रहे हैं, रैंसमवेयर देख रहे हैं, वायरसेस वगैरह देख रहे हैं, राइट, कि किस तरीके से हैकर्स वगैरह जो है वो इन सब चीजों का उपयोग करके एक इंडिविजुअल के जो सिस्टम है उस पर हैक कर लेते हैं, उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर डिमांड करते हैं उसके प्राइवेट डेटा को देने के लिए, यानी कि अपने हैकिंग जो है उसको हटाने के लिए डिमांड करते हैं बिटकॉइंस, मनी, पैसा डिमांड किया जाता है। तो ये वाली बात आप जानते ही हैं, राइट। ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, फिशिंग हो रही है। फिशिंग का मतलब ये नहीं है मछली पकड़ा जा रहा है, ये फिशिंग अलग है, राइट। ये वाली फिशिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आप जो है आपने फेसबुक खोला, राइट, आपने एक लिंक के थ्रू जो है वो लिंक पे क्लिक किया, फेसबुक आपका ओपन हो गया, आपने उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाला, बिल्कुल सेम ऐसा फेसबुक का पेज आपको दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालेंगे
वो बोलता है कि ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, सर्वर इज डाउन। तो आपको लगता है कि क्या पता शायद कुछ दिक्कत आ गई होगी, तो आप जो है वो छोड़ देते हो, ब्लॉक कर देते हो। बट जैसे ही आपने आईडी पासवर्ड डाला, वो हैकर के पास आपका आईडी पासवर्ड चला गया, और फिर जैसे ही आईडी पासवर्ड गया, थोड़ी देर में आपका अकाउंट जो है वो हो जाएगा, हैक हो जाएगा, राइट। और ये तो फिर मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, फेसबुक की, सोशल मीडिया, इसकी मतलब ये वेबसाइट वगैरह की। बट सेम यही चीज जो होती है वो बैंकिंग वेबसाइट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलती है, राइट। कई बार इसी चीज के थ्रू, जैसे आप एक लिंक पर, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई आपको कोई लिंक फॉरवर्ड कर रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं है, तो कभी भी उसकी लिंक पर क्लिक मत करना अनटिल अनलेस यू डोंट नो देम। अगर आपको पता नहीं है कि वो कौन है, अगर वो एस्टैब्लिश्ड है कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, राइट, ये सब चीजें पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना, फिर उसके द्वारा जो लिंक्स प्रोवाइड की जा रही हैं उस पर क्लिक करना। जैसे हो रहा है आज की डेट में, बहुत धांधली चल रही है यार, तो बच के रहना इन सब चीजों से, राइट। और इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरपोल, ये इंटरपोल का फुल फॉर्म है। 194 मेंबर का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। 1923 में से बनाया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के तौर पर, और इसे 1956 से इंटरपोल कहना शुरू किया गया। इंडिया ने 1949 में इंटरपोल को ज्वाइन किया, और इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर है इंटरपोल की। और इंटरपोल डिक्लेयर करती है ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स, यानी कि पुलिसिंग गोल्स यानी कि आप कैसे, पुलिस जो है वो किस प्रकार से कंडक्ट करेगी इंटरनेशनल लेवल पर, किस प्रकार से हम लोग सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस पर जो है वो इंटरपोल काम करती है। टेररिज्म को काउंटर करने का इसका काम होता है, प्रमोट करती है बॉर्डर इंटीग्रिटी को वर्ल्ड वाइड, सीमा अखंडता को बढ़ावा देती है, ये प्रोटेक्ट करती है वल्नरेबल कम्युनिटीज को, यानी कि उनके लिए भी एक्शंस लेती है, प्रोवाइड करती है एक सिक्योर साइबर स्पेस लोगों के लिए और बिजनेसेस के लिए, इस पर ये टारगेट करती है, फोकस करती है। इलिसिट मार्केट्स वगैरह, स्मगलिंग वगैरह जो होती है ऑनलाइन वगैरह हम लोग देखते हैं, जैसे डीप वेब में, डार्क वेब में जो चीज जो चलती है, स्मगलिंग वगैरह होती है, तो उसको रोकने पर जो है वो टारगेट करती है। सपोर्ट करती है एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी, और प्रमोट करती है ग्लोबल इंटीग्रिटी को भी, राइट। तो ये सब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं। इंटरपोल की जनरल असेंबली क्या है, तो जनरल असेंबली ऑब्वियसली नाम से जन्म रहा है, असेंबली है ये, राइट। तो यहाँ महासभा है, यहाँ पर बैठक होती है, और ये डिसीजन लेते हैं कि इंटरपोल किस तरीके से जो है वो ऑपरेट करेगी, किन किन चीजों पे ऑपरेट करेगी, क्या उसका एजेंडा होगा। तो इंटरपोल की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर सभी की सभी इंटरपोल की जो मेंबर कंट्रीज है उसके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। हर साल इसकी बैठक हम लोग को देखने को मिलती है, 4 दिन की अप्रोक्सीमेटली इसका सेशन चलता है, और ये क्या एक्टिविटीज, क्या पॉलिसीज इंटरपोल की होगी उस पर ये मेंबर वोट करते हैं, और अपने एजेंडा को, अपनी एक्टिविटीज को जो है वो सेट करते हैं। और हर एक कंट्री जो होती है उसके पास एक या एक से ज्यादा डेलीगेट होते हैं असेंबली के अंदर, और ये बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के चीफ हम लोग को देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर बैठते हैं। और असेंबली इवन जो इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मेंबर को भी इलेक्ट करती है, जो कि एग्जीक्यूट करती है इंटरपोल के एक्शंस को, या इंटरपोल क्या क्या एक्शन लेगी तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा गाइडेंस और डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है ये, राइट। असेंबली के सेशंस के बीच में जब 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 जनरल असेंबली जो नहीं होगी, राइट, जिस समय जनरल असेंबली नहीं होगी, क्योंकि ये तो साल में एक बार ही जो है जो मिलती है 4 दिन के लिए या उससे ज़्यादा दिन के लिए, कई बार वैसे तो 4 दिन तक तो ये मिलती है, नॉर्मल तौर पर इसकी मीटिंग होती है। तो इस दौरान जिस समय ये जनरल असेंबली एक्टिव नहीं है, तो उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो जनरल असेंबली का भी कार्य करती है, राइट। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और बाकी सीबीआई इज द करेक्ट आंसर। हमारी जो सीबीआई है तो वो इंटरपोल के साथ अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमारी सीबीआई जो है वो ऑथराइज्ड एजेंसी है कनेक्ट करने की इंटरपोल के साथ। तो ये वाला आंसर होपफुली आप सभी लोगों ने सही दिया होगा। अब देखिएगा इस मॉस्क्यूरिक्स, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, पहली एंटी मलेरिया वैक्सीन हमें देखने को मिल रही है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है, मॉस्क्यूरिक्स, राइट। तो ये इसका नाम है RTS-AS01, हालांकि ये नहीं पूछेंगे, मॉस्क्यूरिक्स थोड़ा सा ध्यान में रखना। और पहली और अभी तक की वैक्सीन हमें देखने को मिल रही है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है मलेरिया को रिड्यूस करने की, लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर मलेरिया को रिड्यूस करने की, राइट। और यंग अफ्रीकन चिल्ड्रन में, क्योंकि अफ्रीका के अंदर इसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। मॉस्क्यूरिक्स की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये फैल्सीपेरम, पी फैल्सीपेरम एक्चुअल में इसको कहा जाता है, पी फैल्सीपेरम,
तो इसके अगेंस्ट जो है ये एक्ट करती है वैक्सीन, जो कि मोस्ट डेडली मलेरिया पैरासाइट है पूरे दुनिया भर में, और सबसे ज्यादा ये फैला है अफ्रीका के अंदर। और पहली मलेरिया वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है 3 नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा और उनके चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए, राइट। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीन लगवाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं ना, तो 3 नेशनल मिनिस्ट्री ने जो है वो इसे इंट्रोड्यूस किया। कहा कि घना, केनिया और मलावी, राइट। तो घाना, केनिया और मलावी, तो ये चीज आप 3 कंट्री के नाम ध्यान में रखना, यहां पर ये वैक्सीन अभी इंट्रोड्यूस की गई है। और मलेरिया की बात करें गाइस, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, पैरासाइट के कारण होती है, राइट। और ये लोगों में जाती है किसके थ्रू, जैसे ही एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यानी कि जो फीमेल मच्छर, मादा मच्छर जो होती है ना, जैसे ही वो काटती है और उसके बाद फिर ये पैरासाइट को जो है, क्योंकि ये पैरासाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होस्ट करता है, तो ये ट्रांसफर कर देती है, तो उस समय ये मलेरिया जो है वो लोगों को हो जाता है। और मलेरिया का बर्डन किस प्रकार का हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा नाइजीरिया, कॉन्गो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, बुर्किना फासो, तो यहां पर सबसे ज्यादा यानी कि 50% से भी ज्यादा डेथ जो है हर साल, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो इन्हीं कुछ चंद कंट्रीज में हम लोग को देखने को मिलती है। इवन नाउ डिजीज किल्स ओवर 4 लाख एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ फिगर। डब्ल्यूएचओ के फिगर के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये बीमारी हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेती है। और जो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम की है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, राइट, जो मलेरिया से अफेक्ट होते हैं, और 2019 में हुए हैं, राइट। और 67% केसेस पूरे दुनिया भर में मलेरिया के डेथ के जो सामने आए हैं वो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों के देखने को मिले हैं। 2019 के अंदर इंडिया में 5.6 मिलियन केसेस मलेरिया के देखने को मिले हैं, कंपेयर टू 20 मिलियन केसेस 2020 में देखने को मिले, यानी कि कहा 5.6 मिलियन से 20 मिलियन केस जो है वो बढ़े हैं मलेरिया के। और कंट्रीज जिन्होंने मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है पूरी तरह से, तो एटलीस्ट पहली बात तो जो भी कंट्री लगातार 3 कॉन्सिक्यूटिव सालों तक कोई भी उस कंट्री के अंदर वो डिजीज नहीं होती है, तो उस कंट्री को जो है वो डिजीज फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सेम वही मलेरिया कि अगर किसी कंट्री के अंदर 3 साल तक एक भी केस मलेरिया का ना आया हो, 0 केस मेंटेन किया हो उसने, तो वो कंट्री ये बन जाती है मलेरिया फ्री जो है वो बन जाती है। और ओवर लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों में 11 कंट्रीज को क्लासिफाई किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के द्वारा एज अ मलेरिया फ्री के तौर पर। तो यूएई, तुर्कमेनिस्तान, मोरक्को, आर्मेनिया, श्रीलंका, हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, किर्गिस्तान, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना और एल सल्वाडोर, राइट। तो ये कंट्रीज हम लोग को जो देखने को मिल रही है ये मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गई हैं। अब देखिएगा इस चैलेंजेस क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो लेटेस्ट वैक्सीन एक तो ये मानी जा रही है कि ये इकलौता पहला स्टेप है इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन का, यानी कि टीकाकरण का, राइट, मलेरिया के अगेंस्ट। और हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीवियर केसेस जो मलेरिया के होते हैं ना, जैसे कि 100 लोग को अगर मलेरिया हो सीवियर, तो उनमें से बताया जा रहा है कि 30% ही लोगों को जो है वो कर सकती है, सिक्योर कर सकती है। तो ये एक चीज है कि सीवियर केसेस जो मलेरिया के हो रहे हैं, जिसकी हालत जो है वो गंभीर हो गई है, तो उनको ये वैक्सीन जो है वो बचा नहीं पाएगी। वैसे भी आप जानते हैं वैक्सीन प्रिवेंटिव के तौर पर काम करती है, ट्रीटमेंट के तौर पर तो काम करती नहीं है। तो ये बात भी जो है वो मतलब गलत नहीं है, राइट, इस चीज को कहना। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और अभी भी और इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो बनाने पर काम चल ही रहा है। एंड रीजन फॉर द फेलियर टू डेवलप मलेरिया वैक्सीन, क्या रीजन है जिसके कारण से मलेरिया वैक्सीन नहीं बन रही है? तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट, तो जो पैरासाइट है, राइट, जिसके कारण मलेरिया होता है, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो काफी कॉम्प्लेक्स जो है वो समझ में आती है, और उसमें लगातार म्यूटेशन चेंजेस जो है वो होते जाते हैं। ये पैरासाइट जो है वो इंसान के सेल्स के अंदर जो है वो छुप जाते हैं, जिसके कारण इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया जा सकता। और इवन इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी, क्योंकि इम्यूनाइजेशन में होता क्या है कि एंटीबॉडीज को वो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है, वैक्सीन जो है वो डाली जाती है। बट ये वायरस जो होते हैं, एक्चुअल जो वायरस होते हैं, ये छुप जाते हैं सेल के अंदर, तो इसके कारण से जो एंटीबॉडीज जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, और यही एक वजह है जो कि सबसे बड़ा चैलेंज के तौर पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा फंडिंग भी नहीं है, और इवन इंटरेस्ट वगैरह भी डेवलपिंग कंट्री का हम लोग को नहीं देखने को मिलता मलेरिया वैक्सीन को लेकर, राइट। तो ये भी एक वजह है। और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको भी बहुत कम इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है मलेरिया वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी एक वजह है जिसके कारण से वैक्सीन जो है वो अभी तक नहीं बन पाई है।
राइट। तो अब शुरुआत हुई है, अब देखो लेट्स सी और फर्दर डेवलपमेंट जो है वो होगा ही डेफिनेटली। राइट, तो पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 3। अब गाइस समझते हैं कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में क्या डिफरेंस है। तो देखो कैप्टिव माइंस, दीज आर द माइंस दैट आर ओन्ड बाय कंपनीज। पॉइंट नंबर 1, कैप्टिव माइंस वो माइंस होती हैं जो कंपनी के पास हमें देखने को मिलती है, जिनका स्वामित्व जो है, ओनरशिप जो होती है वो कंपनी के हाथ में होती है। और कोल या फिर मिनरल जो भी प्रोड्यूस किया जाता है ऐसी माइंस से वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो कंपनी का जो ओनर है वो यूज कर सकता है, और वो कंपनी जो है वो इस कोल को या मिनरल को बाहर नहीं बेच सकती। कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करती हैं कंपनीज इस प्रकार की कैप्टिव माइन से। तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, कैप्टिव माइन का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी अपने खुद के पर्पस के लिए अगर माइनिंग कर रही है, खुद के यूज के लिए, मार्केट में सेल आउट करने के लिए नहीं, तो वो कैप्टिव माइंस के तौर पर हमें देखने को मिलती है। और नॉन कैप्टिव माइन इसका जस्ट अपोजिट, कि ऐसी माइन जो हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें कोयला या फिर मिनरल्स वगैरह जो प्रोड्यूस किया जाता है वो उसके खुद के कंजम्पशन के लिए प्लस उसको बेचने के लिए मार्केट में किया जाता है, तो वो नॉन कैप्टिव की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। बात क्लियर हो गई, डिफरेंसेस क्लियर है, ये बस सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये रिजर्व कर सकती है किसी भी माइन को, राइट, किस पर्पस के लिए, पर्टिकुलर एंड यूज के लिए। और ये ऐसी माइन जो होती है वो कैप्टिव माइन होती है, यानी कि अगर वो चाहें सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो किसी भी माइन को जो है वो घोषित कर सकती है कि इस माइन से जो खदान से जो भी मिनरल्स वगैरह जो है वो निकाले जाएंगे, एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, वो मार्केट में नहीं सेल कर सकते हैं। वो सिर्फ जो जिस कंपनी की वो माइन है वो सिर्फ कंपनी अपने ही यूज के लिए वो मिनरल्स जो है वो यूज कर सकती है, यानी कि अपने प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, मार्केट में सेल आउट करने के लिए, सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और अब माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 हमें देखने को मिल रहा है, ये इस डिस्टिंक्शन को रिमूव कर रहा है। अब कैप्टिव माइंस भी जो है वो सेल कर सकेंगी अपने स्टॉक्स को, राइट, यानी कि अपना यूज करने के बाद, अपने खुद के पर्पस के लिए यूज करने के बाद उस मिनरल को जो है वो मार्केट में सेल आउट किया जा सकता है कैप्टिव माइंस के द्वारा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि कोल माइंस जो है, राइट, जो कि प्रोड्यूस करती हैं कोल अपने खुद के उपयोग के लिए, जिन्हें कैप्टिव माइंस कहा जाता है, कैप्टिव कोल माइंस, राइट। तो अब उन्हें अलाउ किया जा रहा है कि वो 50% तक अपने एनुअल आउटपुट, यानी कि जो भी वो निकालेंगे, राइट, जो भी रिजर्व जो है वो मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनरल्स को, तो उसका 50% तक जो है वो एनुअल तौर पर पूरे साल भर तक जितना वो निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसका 50% वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है गाइस, इसने अमेंड किया है मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 को इस रिगार्ड में, यानी कि इस चेंजेस करने के लिए इस चीज को, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। इंडिया का न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है छत्तीसगढ़ सरकार के प्रपोजल को डिक्लेयर करने के लिए कि जो कंबाइंड एरिया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क का और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर करने के लिए अप्रूवल जो है वो मिल गया है एनटीसीए की तरफ से। अब इसमें आपने क्या चीज समझा, जनरल तौर पर आपने ये चीज समझी कि अगर किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो एनटीसीए के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। एनटीसीए जो है वो अप्रूव करेगी रिक्वेस्ट को स्टेट गवर्नमेंट के, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को किसी एरिया को टाइगर रिजर्व में घोषित करना है तो, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। दूसरी चीज आपने क्या समझी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, वो छत्तीसगढ़ में। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा, राइट। और न्यू रिजर्व जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये टाइगर रिजर्व जो हमें देखने को मिल रहा है, ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर एरिया जो है मध्य प्रदेश और झारखंड का, तो वहां पर जो है ये है ये टाइगर रिजर्व। और ये 4th टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। उदंती, सीता नदी, अचानकमर, इंद्रवती रिजर्व के बाद 4था रिजर्व जो है ये वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इसके अलावा गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, इसे लास्ट नोन हैबिटेट जो है वो माना जाता है एशियाटिक चीता का, यानी कि आखिरी बार जो एशियाटिक चीता जो रहे थे, सरवाइव किए थे, वो यहीं पर ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क में ही किए थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब टाइगर रिजर्व कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो एक पॉइंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया
कि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। सेक्शन 38 वी क्लॉज 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है वो कहता है इस चीज के बारे में। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर एक एरिया को टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित कर सकती है। मतलब कि एक स्टेट गवर्नमेंट को एनटीसीए की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी अगर किसी एरिया को उसे टाइगर रिजर्व नोटिफाई करना है, घोषित करना है तो। क्लियर बात है यहां तक? अब गाइस इंडिया के अंदर कोयले का संकट हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है इस चीज को हम लोग समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काफी डिटेल में इस चीज को समझेंगे। इंडिया आज की डेट में सीवियर कोल शॉर्टेज जो है वो फेस कर रही है, काफी भारी कमी कोयले की इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया आपको बता दें कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है कोयले की। हम लोग इंपोर्ट भी कराते हैं, यूज भी करते हैं और उसको प्रोड्यूस भी करते हैं कोयले को, राइट। और दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया के अंदर है कोयले की। और हम लोग ज्यादातर कोयले को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। अब सिचुएशन कितनी खराब हुई है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि 6 महीने तक बड़ी डिफिकल्टी जो है वो आ सकती हैं कोयले के उपयोग के लिए, राइट। इवन कुछ जगह पर न्यूज ऐसी भी आई है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोयला जो है हमारी कंट्री के अंदर हम लोग ने अभी तक रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हम लोग ने काम करना तो शुरू कर दिया है, बट अभी भी इतना फुलफिल नहीं किया कि पूरी तरह से हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाए। आज भी हमारी घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला जलता है, उसके बाद घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती है, राइट। और कोयले की शॉर्टेज का मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट लिंक इसका इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग को देखने को मिलता है, पावर से हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि कोयले का स्टॉक हम लोग को जो थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए फ्यूल का काम करता है पावर प्लांट के लिए, राइट, कोयला, राइट। और कोयले की शॉर्टेज होगी तो पावर जनरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। और 1 अक्टूबर को पावर मिनिस्ट्री ने कहा था कि 135 थर्मल पावर प्लांट्स हमारी कंट्री के अंदर जो है उनके पास ऑन एन एवरेज मात्र 4 दिनों का ही कोयला जो है वो बचा है, स्टॉक जो है वो बचा है। और चिंता वाली बात यही है क्योंकि कोल फायर्ड प्लांट जो है वो नियरली 70% का इंडिया पावर सोर्स मिक्स के तौर पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि कोयला जो है वो ज्यादातर पावर प्लांट में जो जिसका उपयोग किया जाता है वो 70% तक जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। अब यहां से ये चीज आपके लिए काम की है कि क्या ऐसा हो गया है कि जिसके कारण से हम लोग को शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है। क्या चीज हुई है जिसके कारण से कोयले की शॉर्टेज हुई है? तो बताया जा रहा है सितंबर में वर्षा हुई, वर्षा के कारण कोयले का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, रेन के कारण, क्योंकि बारिश होगी तो कोयला जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, काफी डिफिकल्टी आएगी। तो वो वाली एक दिक्कत हुई जिसके कारण से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, यानी कि हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया। एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि शॉर्टेज तो होगी ही होगी, क्योंकि कंजम्पशन लगातार चलता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो रोज ही हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि बारिश में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करना जो है वो बंद कर दिया, नहीं किया, कंटिन्यू है। बट बारिश के समय पर वो नहीं हो पाया, एक्सट्रैक्शन उसका नहीं हो पाया, प्रोडक्शन उसका नहीं हो पाया। तो ये बड़ी दिक्कत यहाँ पर बताई जा रही है। डायमंड हेड आउटस्ट्रिप्ड सप्लाई डिस्पाइट इंक्रीजिंग बाइंग फ्रॉम कोल इंडिया। कोल इंडिया से खरीदारी बढ़ने के बावजूद डायमंड ने आपूर्ति को पीछे छोड़ दिया था, राइट, सप्लाई को पीछे छोड़ दिया था डायमंड ने। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही थी। हालांकि कोल इंडिया जो है वो परचेज कर रही थी, लगातार हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट फिर भी डायमंड का ज्यादा हम लोग को वो देखने को मिला कि आप कह सकते हैं इंटरेस्ट जो है वो डायमंड की तरफ जो है वो स्विच हो गया, राइट, एक्सट्रैक्शन का। शार्प फॉल इन इंपोर्ट ड्यू टू हाई प्राइसेस होने के कारण हम लोग ने इंपोर्ट नहीं करवाया, और हम लोग इंपोर्ट भी कराते हैं, राइट, सेकंड लार्जेस्ट मैंने भी आपको बताया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर इंपोर्टर। और इम्पैक्ट इस शॉर्टेज का क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? तो अगर इंडस्ट्री जो है वो फेस करती है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज तो इंडिया की इकोनॉमिक रीओपनिंग जो है वो डिले हो जाएगी। यानी कि हम आज की डेट में जो रिवाइव कर रहे हैं, अब इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इकोनॉमी जो है वो रुक जाएगी क्लियरली, क्योंकि प्रोडक्शन से ही पूरी चीज जो है वो चलती है। अगर हम मार्केट में कुछ चीज को प्रोड्यूस करेंगे तो ही वो मार्केट में जो है वो बिकेगी, और उसको बेचने के लिए इतने सारे जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे, राइट, क्योंकि एक कोई भी प्रोड्यूस है, कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, तो उसको बेचने के लिए काफी सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। जैसे वो प्रोडक्ट जो है लेट्स से वो उसका प्रोडक्शन किया तो इंडस्ट्री वाले को फायदा हुआ, फिर वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक किसके थ्रू जाएगा? गाड़ी के थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को उससे फायदा होगा, राइट। फिर अब वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में चला गया, अब होलसेलर के पास आया पहले वो प्रोडक्ट, होलसेलर को फायदा हुआ, अब होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो फायदा हो रहा है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा तो फायदा। तो कितने सारे इसमें चीज जो है वो इंक्लूडेड है, कितने सारे एरियाज अलग अलग, सेक्टर्स अलग अलग इसमें इंक्लूडेड हो गए, राइट।
तो क्या होगा कि इसके कारण से अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो है वो ब्रेक लग जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है। सम बिजनेस माइट डाउन स्केल प्रोडक्शन, कुछ बिजनेस के अंदर हमें प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा कि रिड्यूस हो जाएगा इसी चीज के कारण। तो प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो सीधे इकोनॉमी के ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इंडिया की पॉपुलेशन एंड अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विल मीन द पावर क्राइसिस कुड हिट लॉन्ग एंड हार्ड। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है जो काफी ज्यादा है, और हमारे पास एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से पर्याप्त तरीके से डेवलप नहीं है, तो सीधे सीधे पावर क्राइसिस जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकता है और बहुत ही हार्ड जो है वो हो सकता है। तो ये चीजें सिंपल सी, इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, लॉजिक वाली चीजें, कॉमन सेंस वाली, राइट। अब नेक्स्ट क्या हम लोग कर सकते हैं? तो कोल इंडिया और एनटीपीसी लिमिटेड ये काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जाए, एक्सट्रैक्शन जो है वो कोयले का जल्दी से जल्दी हो। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि और भी ज्यादा माइंस जो है वो लाई जा सके, राइट, जिससे कि सप्लाई को हम लोग बूस्ट कर सकें। जैसे कि अभी मैंने आपको एक केस जो है वो बताया, अमेंडमेंट एक अभी सामने हम लोग को देखने को मिला, राइट। कैप्टिव माइन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया कि उनको अब अलाउ किया जा रहा है कि 50% वो अपने स्टॉक को जो है वो बेच सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह ये है कि एकदम से ये इशू जो है वो यहाँ पर आ गया। हालांकि उसकी प्लानिंग, कैप्टिव माइन की प्लानिंग पहले भी चल रही थी कि अगर जो माइंस है ऑलरेडी हमारे पास, क्योंकि हम लोग को इंपोर्ट कराना पड़ रहा था, इंपोर्ट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो गए, तो हमने सोचा कि यार जब कैप्टिव माइन ऑलरेडी है, एक्सट्रैक्शन वो कर रही है, तो मार्केट में बेच दें, वो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये चीज, और इससे इंडिया का ही फायदा होगा, इंडिया का इंपोर्ट जो है वो कम होगा। एंड इंडिया विल नीड टू एम्प इट्स इंपोर्ट, हमें अपने आयात को जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता होगी, राइट। डिस्पाइट द फाइनेंशियल कॉस्ट, भले ही कितना महंगा क्यों ना हो, हमें आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रोडक्शन हमारा रुक जाएगा, जो कि और डेंजरस हो जाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए। तो रीसेंट रिफॉर्म कोल सेक्टर के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कमर्शियल माइनिंग जो कोल की वो अलाउ की जा चुकी है 50 ब्लॉक्स के साथ, राइट। तो ये 50 ब्लॉक्स कोयले के जो है वो ऑफर किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर्स को। एंट्री नॉर्म्स विल बी लिबरलाइज्ड, आने वाले समय में और लिबरल कर दिया जाएगा एंट्री नॉर्म्स को, यानी कि और भी ज्यादा प्राइवेट कंपनीज आसानी से जो है वो माइंस वगैरह जो है वो ले सकें, बिजनेस कर सकें, राइट, प्रोडक्शन कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है काफी सारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म को ईज करने पर टारगेट किया जा रहा है। कोल ब्लॉक्स टू बी ऑफर टू प्राइवेट कंपनीज, वही सेम चीज की प्राइवेट कंपनीज को कोल ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर। कोल गैसिफिकेशन लिक्विफेक्शन, राइट, तो इसको इंसेंटिफाई किया जा रहा है रेवेन्यू शेयर के आधार पर, और इंसेंटिफाई किया जाएगा रिबेट के थ्रू, जो भी टैक्सेस वगैरह जो है उसमें इनको रिबेट मिल जाएगा कंपनीज को। कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन राइट्स टू बी ऑक्शन फ्रॉम कोल इंडिया कोल माइंस, तो कोल इंडिया की जो कोल माइंस है वहां से कोल बेड मीथेन के एक्सट्रैक्शन का वो होगा, बिडिंग उसकी होगी, ऑक्शनिंग उसकी की जाएगी, बोली लगवाई जाएगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर या टेंडर इसका जो है वो निकाला जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ले सकते हैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, राइट, कोल बेड मीथेन के लिए, राइट, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज डिपेंडेंसी। हम लोग 55% हमारी एनर्जी नीड्स के लिए, एनर्जी डिमांड के लिए कोयले के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, सबसे मेजर इशू। दूसरा, कमर्शियल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इंडिया के अंदर वो 700% तक बढ़ गया है पिछले 40 सालों में, राइट। एनर्जी कंजम्पशन, हम लोग ने एनर्जी कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा लिया है अपना, एनर्जी, बिना एनर्जी के काम नहीं बनेगा। जैसे कि आज की डेट पे आप ये मोबाइल पर, लैपटॉप पर, राइट, टीवी पर, टैबलेट पर ये देख रहे हो लेक्चर, तो ये कैसे देख पा रहे हो? चार्जिंग के थ्रू, पावर के थ्रू ही देख पा रहे हो ना। पहले ये सब चीजें नहीं थी, इतना ज्यादा हम लोग एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, आज की डेट में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। Current per capita commercial primary energy consumption in India is about 350 kgoe, 350 kgoe, kilogram of oil equivalent per year, राइट। तो इतना हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है, हालांकि इतना फिगर याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, राइट। और अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी एक्सपेंड होती जा रही है, राइट, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव होती जा रही है, तो एनर्जी उपयोग भी जो है वो एक्सपेक्टेड है बढ़ना, राइट। कंसिडरिंग द लिमिटेड रिजर्व पोटेंशियलिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इको कंजर्वेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन हाइडल प्रोजेक्ट एंड जियोपॉलिटिकल परसेप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर, कोल विल कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज ऑफ इंडियाज एनर्जी सिनेरियो। तो कोयला जो है वो अभी भी मेन तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। बावजूद हमने काम करना हालांकि शुरू कर दिया, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, बट अभी उस लेवल पर नहीं आया कि हम लोग कोयले को पूरी तरह से रिजर्व कर दें, पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें।
राइट। तो अभी भी हम लोग मेनली तौर पर कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सब चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एपेक्स बॉडी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि इंप्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। तो याद रखना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इसने रिवाइज किया है हेल्थ बेनिफिट पैकेज मास्टर को इस स्कीम के तहत, राइट। अब रिवाइज वर्जन हम लोग को हेल्थ बेनिफिट पैकेज का क्या देखने को मिल रहा है, तो कुछ पैकेजेस के रेट जो है गाइस उसको इंक्रीज कर दिया है, 20% से 400% जो है वो कर दिया है, राइट। इसके अलावा अराउंड 400 प्रोसीजर जो है वो रिवाइज किए गए हैं और एक नया मेडिकल मैनेजमेंट पैकेज जो है वो शामिल किया गया है, जो कि ब्लैक फंगस से रिलेटेड है। मतलब कुल मिलाकर ये इतना कुछ खास नहीं है आपको याद रखने का, बट फिर बेसिक सी चीज ध्यान में रखो, जैसे कि अभी मतलब जो ट्रीटमेंट जो होते हैं ना इसके अंदर जो शामिल ट्रीटमेंट्स है उसमें ब्लैक फंगस को जो है ऐड कर दिया गया है, राइट। और इसके फीचर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या अश्योरेंस स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है, राइट। इसमें 5 लाख रुपए का कवर हर फैमिली को हर साल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, राइट, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, राइट। और अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स ऑल्सो, यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में भी जाकर गरीब लोग जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है वो एलिजिबल है। इसमें कवरेज की बात करें तो लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरी जो है उनको फायदा मिल रहा है, 10.74 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को जो है वो इससे लाभ जो है वो मिल रहा है इस स्कीम से, राइट। इसमें कैशलेस सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है बेनिफिशियरी को, कैशलेस। बट पता है प्रॉब्लम बताऊं ये आई है, कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्लियरली वाली एक आर्टिकल मेंशन था जिसमें क्लियरली बताया गया था, कल या परसों के द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल था कि तमिलनाडु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ की स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कैशलेस के तौर पर जो रखी गई थी वो एक्चुअल में कैशलेस नहीं है, लोगों से पैसा चार्ज किया जा रहा है, राइट। लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, राइट, पेशेंट्स को पैसे देने पड़ रहे हैं, भरने पड़ रहे हैं। तो ये एक इशू जो है वो मेजर सामने आया, यानी कि एक बड़ा लूपहोल जो है वो इसका सामने, लूपहोल नहीं कहोगे आप इसको आप ये कहोगे कि अथॉरिटी जो है वो सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, राइट। तो वो चीज जो है वो सामने आई। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जैसा मैंने आपको बताया, ये नोडल एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करने का काम करती है पूरी कंट्री के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम को। और ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कुछ सेंट्रल सेक्टर के कंपोनेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें गाइस तो फैमिली कितनी बड़ी होगी, क्या एज होगी लोगों की, क्या जेंडर होगा, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सभी की सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वो डे 1 से कवर की गई है। और इसमें 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक मेडिसिन, जैसे कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले 3 दिन तक उस बीमारी के लिए जो भी खर्चा किया होगा, राइट, इन लोगों ने, यानी कि जो बीमार लोग हैं जो इस स्कीम के तहत आते हैं, तो उनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और इवन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक भी इनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम का, यानी कि पैसे मिलेंगे, मतलब कि वो मिल जाएगा, जैसे दवाइयों पर जो भी ये लोग खर्चा करेंगे तो उस पर इन्हें क्लेम जो है वो कर सकेंगे। वो बेनिफिट इस स्कीम के जो है वो गाइस वो पूरी कंट्री में हासिल किए जा सकते हैं। और बात करें सर्विसेज की तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 1393 प्रोसीजर्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। दवाइयाँ, सप्लाईज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियन की फीस वगैरह, रूम चार्जेस, सर्जन चार्जेस, ओटी और आईसीयू चार्जेस, सबके सब इसके अंदर शामिल है, सबके सब। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, बल्कि मेडिसिन वगैरह भी दी जाएंगी, इलाज वगैरह में जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब भी इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। और पब्लिक हॉस्पिटल को सेम उतना ही पैसा देना है जितना कि प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है वो दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत। और देखिए लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि जिन भी स्टेट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है अपनी स्टेट के अंदर, तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हेल्थ इंश्योरेंस की फील्ड में। और उन स्टेट से अगर कंपेयर करें, राइट, जिन्होंने नहीं शामिल किया है इस स्कीम को अपनी स्टेट के अंदर, राइट, तो उनको जो है वो मतलब वहां पर इंश्योरेंस का जो रेट है वो कंपैरेटिवली उन स्टेट्स के मुकाबले जो है वो कम है जिन स्टेट्स ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो है वो शामिल किया है अपनी स्टेट के प्रोग्राम्स में। तो देखो कुल मिलाकर सिंपल सी बात ये की जा रही है कि जिन भी स्टेट्स ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो है वो शामिल किया है अपनी स्टेट के अंदर, इंप्लीमेंट किया है, तो उनको बेनिफिट मिला है, वहाँ के सिटीजन्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बीमारियों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिला है, काफ़ी सारे इलाज उनके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हुए हैं, राइट। तो ये वाली चीज़, और इवन अवेयरनेस वगैरह भी अलग अलग डिजीज़ के बारे में लोगों के बीच में जो है वो पहुंची है, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आपको आइडिया रखना है।
अब गाइस देखिए, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे 2021 की। तो देखिए ये प्राइज जो है वो किसको मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को, राइट। और ये किस चीज के लिए मिला है, तो इन्होंने डेवलप किया है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटेलाइसिस को। तो ये पॉइंट बस ध्यान में रखो, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटेलाइसिस के लिए इनको अवार्ड मिला है। बाकी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार समझते हैं कैटेलिस्ट क्या होते हैं, कैटेलाइसिस क्या होता है। तो कैटेलिस्ट जो है गाइस, तो ये एक सब्सटेंस होता है that increases the rate of chemical reaction without taking part in reaction। मतलब कि ये जैसे कि केमिकल रिएक्शन, जैसे हम देखते हैं कि दो सब्सटेंस है उनके बीच में रिएक्शन हो गया, राइट, इस एग्जांपल के तौर पर समझना। बट क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन कब होगा, जब कुछ चीज, जब कोई प्रॉपर्टी उसमें ऐड होगी। बट यहां पर कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी तो ऐड होती है बट रिएक्शन भी होता है, बट वो फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे बोलते हैं कि कोई चीज मिक्स नहीं होती, मतलब कुछ एडिशनल उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, बस वो दो चीज के बीच में रिएक्शन हो जाता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि दो चीजों को रिएक्ट करने के लिए जो एक सपोर्टिव एलिमेंट होता है वो कैटलिस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं आते, तो उस चीज को कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं। और कैटेलाइसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एडिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को ऐड करके एक केमिकल रिएक्शन की जो वो है ना रेट, उसको इंक्रीज कर देना, राइट। तो उस प्रोसेस को हम लोग कैटालिसिस बोलते हैं। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेजर टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं वो मेटल्स और एंजाइम होते हैं, और अभी तक सिर्फ ये दो ही चीज के बारे में पता था, दो ही प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। और अब ये एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटेलाइसिस जो है वो सामने आया है, जो कि इन्होंने ये साइंटिस्ट रिसर्चर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने जो है वो लेकर आए हैं, डिस्कवरी करी है, बनाया है, राइट। तो उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो 2021 का नोबेल प्राइज विनर जो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 2000 में डॉक्टर लिस जो है और डॉक्टर मैकमिलन, तो इंडिपेंडेंटली इन्होंने डेवलप किया था तीसरे प्रकार का कैटेलिसिस, जिसका नाम इन्होंने रख दिया एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटेलाइसिस, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये न्यू कैटेलिस्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये नेचुरली अकरिंग केमिकल से जो है वो बनाया गया है, जो कि ग्रीनर है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है और काफी सस्ता है, चीपर है, और इंश्योर करता है कि इसका जो एंड प्रोडक्ट जो होगा केमिकल रिएक्शन का, वो उसकी स्पेसिफिक वेराइटी होगी, राइट। और ये किसी भी प्रकार का एंड डिड नॉट नीड टू गो थ्रू अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस टू यील्ड द डिजायर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो कंपाउंड हम लोग चाह रहे हैं उस कंपाउंड तक पहुंचने के लिए इसको प्यूरिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि कोई और इसमें एडिशनल पैसा खर्चने की या एडिशनल रिएक्शन के लिए एडिशनल कुछ चीज अलग से कंपाउंड वगैरह जो है वो मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। किस प्रकार से ये काम करेगा, हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ये सब चीज आपके लिए काम की नहीं है। तो ये क्या करेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो चिपक जाएगा ये कैटलिस्ट, ऑर्गेनो कैटलिस्ट, और शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स जो है वो तैयार करेगा, बनाएगा, राइट, जो कि और रिएक्टिव होंगे उस सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के खुद के, यानी कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, उनका रिएक्शन होने में जितना टाइम लगेगा, जितना समय लगेगा, उस समय को ये तेज कर देगा, उस प्रोसेस को जो है वो इंक्रीज कर देगा, राइट। और बिना, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रहा है तो उसको और तेज जो है वो कर देगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इससे फायदा ये होगा, स्पेशली जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में और दूसरी इंडस्ट्री में फायदा होगा, स्पेशली जैसे कैंसर वगैरह है, राइट, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, एड्स वगैरह हैं, तो इनके ट्रीटमेंट में भी जो है वो काफी हेल्प जो है वो मिलेगी। क्योंकि तो क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होगा वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हम लोग करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें रिएक्ट करेंगी, तो कैसे एक डिजीज को खत्म किया जा सकता है अलग अलग कंपाउंड सब्सटेंस वगैरह के रिएक्शन के थ्रू। दवाइयां बनती ऐसे ही है ना, हमें देखने को मिलता है दवाई बनना, वैक्सीन बनना इतने साल क्यों लग जाते हैं, क्योंकि उसमें ये चेक करते रहते हैं, उस पर रिसर्च करते रहते हैं, रिएक्शंस करते रहते हैं अलग अलग तरीकों से। तो ये जो कैटालिसिस है ये रिएक्शन को तेज कर देगी, इंक्रीज कर देगी, बिना उस पर्टिकुलर रिएक्शन में शामिल होकर, यानी कि खुद रिएक्ट नहीं करेगी, खुद रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, बट उस प्रोसेस को जो है ये तेज कर देगी। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और इतनी सी चीज बस आपको समझनी है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और बाकी यूपीएससी 2022 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर कोर्स की डिटेल दी हुई है, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो कोर्स आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। एक बार देखिएगा उस कोर्स के बारे में, बहुत शानदार कोर्स मैंने डिजाइन किया है, ऐसा कोर्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलो गाइस, इसी के साथ अपना आज का लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।